Hi everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 4 February 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ जो अपने इंडिया में अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी ये जो वीडियो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आज की जो हम वीडियो में आर्टिकल डिस्कस करेंगे तो हमारा जो पहला आर्टिकल रहेगा वो क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ पेनल्टी देते हैं वो क्या है, लास्ट 3 ईयर से क्या है किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दी गई है। तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो क्या है कि जो इंडिया है उन्होंने क्या कर लिया है, एक तरह से सक्सेसफुल हमने मिशन कर लिया है। कौन सा? सॉलिड फ्यूल टेस्टिंग। एक तरह से सक्सेसफुल टेस्टिंग कर ली किसकी? सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट की। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, जो कि अभी हमने क्या किया है, इसकी टेस्टिंग की है। एंड थर्ड जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो क्या है कि रसिया ने क्या है, जो हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो कि यूएसए और रसिया के बीच में थी, वो कल यानी कि आज क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ये हमारे आज के आर्टिकल हैं। और कुछ जो हमारे आर्टिकल हैं वो क्या है कि जो अभी कल इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुई है उससे रिलेटेड है। तो हम जो पहला आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या कहता है हमारा पहला आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट अपहेल्ड डेथ पेनल्टी इन 3 ईयर्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट 3 ईयर्स से कोई भी डेथ पेनल्टी नहीं दी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी है। तो इसके बारे में यह आर्टिकल है, क्या कहता है कि जो हमारे टॉप कोर्ट हैं उसमें जो एक्वाइटेड यानी कि एक तरह से विमुक्त कर दिया है, जो जिनको डेथ पेनल्टी की सजा थी उन प्रिजनर को एक तरह से विमुक्त कर दिया है। कितने प्रिजनर को? 10 प्रिजनर को। कब? 2025 में। यानी कि उन व्यक्ति को अब क्या डेथ नहीं होगी। और जो हमारे लोअर कोर्ट हैं यानी कि जो सेशन कोर्ट है, उसके अंदर जो डेथ की अनाउंसमेंट की गई थी वो कितने व्यक्ति को की गई थी? 1310 व्यक्ति को बोला गया था कि उनको क्या होगी, डेथ पेनल्टी मिलेगी ओवर पास्ट डिकेड, यानी कि पूरे 10 साल की बात चल रही है। तो ये हमारे लोअर कोर्ट ने बोला था, लेकिन उसमें भी किसी व्यक्ति को भी क्या नहीं दी गई है, डेथ पेनल्टी नहीं दी गई है। तो ये एक तरह से आर्टिकल में आया हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी एक रिपोर्ट आई है जो कि किसने पब्लिश की है, स्क्वायर सर्कल क्लिनिक ने, जो कि नालसार यूनिवर्सिटी के एक इनिशिएटिव है। तो इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि नॉट कन्फर्म्ड ए सिंगल डेथ पेनल्टी इन लास्ट 3 ईयर्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक भी डेथ पेनल्टी, एक सिंगल डेथ पेनल्टी नहीं दी है 3 सालों से। यानी कि एक तरह से देखा जाता है तो अपने इंडिया में लास्ट 3 ईयर से 0 डेथ पेनल्टी हुई, यानी कि किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं हुई है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड सेकंड जो हम देखते हैं कि जो हमारे टॉप कोर्ट है उसके अंदर 2025 में 10 प्रिजनर को क्या अनाउंस किया गया था कि इन्हें डेथ की सजा होगी, लेकिन उनकी भी सजा को क्या कर दिया है, एक्वाइटेड कर दिया है, मीन्स उनको विमुक्त कर दिया है सजा से। एंड जो हमारा उसके बाद था कि जो हमारे जो सेशन कोर्ट हैं उनके अंदर लास्ट 10 ईयर्स तक जो अनाउंस की गई थी कि 1310 व्यक्तियों को डेथ पेनल्टी मिलेगी 2016 और 2025 के जो बीच में हमारे 10 साल हैं उनको, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्या कर दी है, कम कर दी गई है। तो ये हमारा क्या था, आर्टिकल में आया हुआ था। इसमें बताया गया है कि जो एक्वाटाइल्स हैं, मीन्स जिन्हें विमुक्त किया गया है, तो वो कितने टोटल व्यक्ति थे कि 1310 को अनाउंस किया था इन्हें 1310 को क्या होगी, डेथ होगी, लेकिन 842 वर्डिक्स हैं जिनमें से सिर्फ 70 को ही बोला गया है कि वो क्या होंगे, यानी कि 8.31 को ही कंफर्म किया है कि वो क्या होंगे, एक तरह से उनको कहीं ना कहीं सजा की अनाउंसमेंट करने की बोला गया था डेथ की, लेकिन उन पर भी रोक लगा दिया गया है। जो ही हमारे 1310 व्यक्ति थे उनमें से 285 को एक्वाइटेड यानी कि विमुक्त कर दिया है, उन्हें कोई सजा नहीं होगी। और जो हमारे 411 मेंबर थे उनको कम्यूटेड यानी कि उनकी जो सजा डेथ से थी उनको क्या कर दिया है, अब तो एक तरह से उनकी जो सजा को रूपांतरित कर दिया है, मीन्स ट्रांसफर कर दिया है कि उन्हें क्या होगा, डेथ की जगह पर क्या होगा, सारी उम्र कहाँ पर, जेल में ही रहना होगा, यानी कि एक तरह से कम्यूटेड कर दिया है। तो ये इस आर्टिकल में आया हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं मानता है कि एक तरह से फांसी की सजा देना थोड़ा सा गलत हो सकता है अगर व्यक्ति अपनी ही डेथ पर आकर डेड हो जाए, तो वो बेटर रहेगा रादर देन कि हम उन्हें फांसी दें। बहुत सारे रेयर केसेस में हम क्या करते हैं, फांसी की सजा देते हैं।
तो वो इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कहीं ना कहीं ये गलत होगा कि जो रेयर केसेस हो सकते हैं हम उनमें ही क्या करें, डेथ पेनल्टी दे, अदरवाइज उन डेथ पेनल्टी को रोका जा सकता है। तो इसमें यही बताया गया है कि लास्ट 3 ईयर्स तक सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से 0 यानी कि एक सिंगल डेथ जो फांसी की सजा है वो बिल्कुल भी नहीं दी है। तो इसके अंदर आर्टिकल के अंदर यही था जो कि आर्टिकल में आया हुआ था। अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, उसके अंदर भी 37 जो पीपल थे उनको अनाउंस किया था कि डेथ पेनल्टी होगी, लेकिन उसमें से भी 15 को तो एक्वाइटेड किया गया और 14 को कम्यूटेड किया गया, यानी कि 15 को एक तरह से विमुक्त कर दिया है इस सजा से, और जो 14 है उनको क्या बोला गया है, उनकी सजा को रूपांतरित कर दिया है। मीन्स उन्हें अब क्या होगी, लंबे टाइम के लिए जो सारी उम्र तक वहां पर जेल में रहना पड़ेगा। तो ये हमारे आर्टिकल था जिसके अंदर बताया गया है। तो हम जो सेकंड आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं। ये 2 आर्टिकल हैं कि यूएसए डील एक्सक्लूड सेंसिटिव सेक्टर एंड ट्रम्प पुशेस टू चैनल क्रूड ऑयल इनटू इंडियाज वांट डेफे मार्केट फोर्सेस। तो ये आर्टिकल है, तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था आर्टिकल वीडियो में कि क्या डिस्कस किया था कि अभी क्या हुआ है, इंडिया और जो हमारे यूएसए हैं उन दोनों के बीच में, यानी कि यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के जो पीएम हैं उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है कि वो क्या करेंगे, जो इंडिया के ऊपर जो यूएसए है वो टैरिफ लगा रहा था 50%, उसको रिड्यूस करके कितना लेकर आई हैं, 18% है। तो ये दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो इसमें यही बताया गया है कि यूएसए ने अब कंफर्म कर दिया है कि वो जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहे थे उसको क्या करेंगे, अब कम करेंगे, जो कि कितना परसेंट लेकर आए हैं, 18%। तो इसको कंफर्म किया है हमारे पीएम मोदी जी ने, कि उन्होंने बोला है कि हाँ ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि हम जो टैरिफ है उनको डिक्रीज कर दिया गया है बाय यूएसए। लेकिन साथ में यूएसए जी ने एक बात और बोली है, जो कि अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या शेयर किया है कि क्या है कि जो इंडिया है वो क्या करेगा, जो रसिया के पास से क्या नहीं, क्रूड ऑयल को नहीं खरीदेगा। लेकिन इसी को कंफर्म करते हुए पीएम जी ने भी अपने सोशल मीडिया पर बोला है कि ये बात हमारे बीच में बिल्कुल भी नहीं हुई है, कि जो यूएसए बोल रहा है कि वो जो रसिया है उससे ऑयल को परचेज नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल इनकरेक्ट है। बट जो हाँ टैरिफ है उसको 18% रिड्यूस किया है, वो बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे आर्टिकल आए हुए हैं। कल हमने पूरी वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हमने जो यूएसए के साथ ट्रेड डील की थी। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो प्लीज़ कल की वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही बताया गया है कि इसके अंदर की जो इंडिया और यूएसए के बीच में क्या हुई है, ट्रेड डील हुई है। तो अब हमारा जो थर्ड आर्टिकल रहेगा, वो थर्ड आर्टिकल क्या है, थर्ड आर्टिकल है कि इंडिया एंटर एलाइड ग्रुप विद सक्सेसफुल मिसाइल टेक टेस्ट, यानी कि अभी इंडिया ने क्या किया है, एक टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, जो कि नाम क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। इसको कहाँ पर इन्होंने टेस्टेड किया है, जो कि किसके द्वारा टेस्टेड की गई है, डीआरडीओ के द्वारा। तो इसको जो टेस्टेड किया गया है वो कहाँ पर, चांदीपुर ये कहाँ पर है, जो कि हमारी कोस्ट ऑफ ओडिशा में है। यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है। और साथ में कब टेस्ट किया गया था, कल इसको हमने टेस्ट किया था 10 to 45 AM पर, यानी कि सुबह को इसको हमने टेस्ट किया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा इस आर्टिकल में, वो क्या है, हमारा सॉलिड फ्यूल डक्टाइल रामजेट। पर उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सॉलिड फ्यूल डक्टाइल रामजेट है, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने अभी एक तरह से रामजेट को हमने क्या किया है, टेस्ट किया है। तो हम देखेंगे कि जो रामजेट है उसके अंदर कितने मेंबर्स आते हैं, यानी कि जो रामजेट टेक्नोलॉजी है इसके अंदर कोई इंडिया पहला मेंबर है या फिर पहले ऑलरेडी कोई मेंबर इसके अंदर है, यानी कि एलाइड ग्रुप, यानी इसमें अच्छे खासे जो मेंबर हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर मेंबर है वो कौन है, यूएसए, एंड सेकंड इज रसिया, एंड थर्ड इज चाइना। तो इनके बाद जो हम कंट्री आने वाली है वो कौन सी है, हमारी फोर्थ कंट्री है हमारी, कौन सी, इंडिया। तो यानी कि जो हमारा रामजेट टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली कंट्रीज हैं वे कितनी है, 4। फर्स्ट इज यूएसए, एंड सेकंड इज रसिया, एंड थर्ड इज चाइना, एंड फोर्थ इज इंडिया, जिसने अभी सक्सेसफुली क्या किया है, जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है, जिसका नाम है सॉलिड फ्यूल डक्टाइल रामजेट। तो इसके अंदर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा आर्टिकल है वो हमारा GS3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो है रामजेट। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रामजेट क्या होता है। तो इसके अंदर जो हम देखेंगे कि रामजेट क्या होता है, रामजेट एक तरह का क्या है, एयर ब्रीथिंग इंजन है, यानी कि एक इंजन है बट कैसा, एयर ब्रीथिंग।
तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि इंजन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे इंजन होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द रॉकेट इंजन एंड सेकंड इज जेट इंजन। तो जो हमारा रॉकेट इंजन होते हैं वो भी उसके आगे कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक सॉलिड टाइप का होता है और एक साथ में लिक्विड होता है। अभी पूरा डिस्कस करेंगे। एंड जो जेट होते हैं वो भी हमारे रामजेट एंड स्क्रैमजेट है। तो इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा रॉकेट है, एक सेकेंड, जो हमारा रॉकेट है वो क्या करता है कि रॉकेट होता है, इसको रॉकेट को चलाने के लिए हमें इसके अंदर क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और फ्यूल के साथ साथ इसमें जो ज़रूरत पड़ती है वो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जो रॉकेट होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का ऑक्सीजन कैरी करते हैं। जो हमारे रॉकेट होते हैं वो क्या करते हैं, खुद का ऑक्सीजन कैरी करते हैं, यानी कि इसको चलाने के लिए, रॉकेट को चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और साथ में फ्यूल की ज़रूरत होती है। जो इसके अंदर फ्यूल्स होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं और साथ में लिक्विड होते हैं। तो जब हम रॉकेट को क्या करते हैं, चलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो रॉकेट होते हैं वो खुद का ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन खुद का कैरी करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो वेट में क्या हो जाते हैं, उनका वेट हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन भी कैरी कर रहे हैं खुद का और साथ में वो क्या कैरी कर रहे हैं, फ्यूल कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी वेट को लाइट वेट करने के लिए हम क्या लेकर आते हैं, जेट इंजन लेकर आते हैं। जेट इंजन के अंदर भी हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, फ्यूल कैरी करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, जब इसमें भी ऑक्सीजन और फ्यूल होता है और जो रॉकेट होता है उसके अंदर भी ऑक्सीजन और फ्यूल होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वेट तो इसका भी हाई हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जो रॉकेट होता है वो भी ऑक्सीजन कैरी करता है और जो हमारा जेट होता है वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि जो रॉकेट होता है वो खुद का ऑक्सीजन कैरी करता है, लेकिन जो जेट होता है वो क्या करता है कि हम इसको एयर में लेकर जाते हैं। तो जो जेट होता है वो क्या करता है, एयर से ऑक्सीजन को लेता है। मीन्स हमारे एनवायरमेंट में क्या है, ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो वहाँ जो हमारा जेट होता है वो क्या करता है, एयर में से ऑक्सीजन लेता है, जो कि कितनी 21%। तो ये क्या करता है, जो जेट होता है वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से कैरी लेता है, जिसकी वजह से जब हम जेट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो वो ऑक्सीजन अपने साथ में नहीं लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, एनवायरनमेंट से क्या कर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, जिसकी वजह से जो उसके वेट होता है वो रॉकेट के कंपेरिजन में क्या होता है, लाइट होता है। तो इसी को, जो हमारा रॉकेट है उसी को रिप्लेस करने के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं कि जेट लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो वेट में कमी आ जाती है और वो साथ में क्या करेगा, खुद का जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ से, एनवायरनमेंट से लेगा। जो कि रॉकेट क्या करता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन नहीं लेता है, खुद का कैरी करता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हमारा एक तरह से वेट में हाई होता है। तो हम देखेंगे कि जो रामजेट है, तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या करता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है। तो इसका मीन्स क्या है कि जो रामजेट है वो क्या करेंगे, एयर ब्रीथिंग इंजन है। मीन्स जो ऑक्सीजन और फ्यूल कैरी कर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेगा, एयर से लेगा। तो इसका मतलब यही है कि वो क्या है, एयर ब्रीथिंग इंजन है। तो ये हमारा है। साथ में क्या है, यूजेज इट्स हाई फॉरवर्ड स्पीड, यानी कि इसकी क्या होती है, एक हाई फॉरवर्ड स्पीड होती है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो वो कितनी है, मैक 3 to 6 मैक इसकी क्या होती है, स्पीड होती है। ये सुपरसोनिक स्पीड है। तो ये हमारा क्या था, रामजेट के बारे में था। तो रामजेट है जो कि हमारा इस टाइप का दिखाया जाता है। हमने देखा था कि अभी जो जेट होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, रामजेट एंड स्क्रैमजेट। तो रामजेट इस टाइप का होता है एंड स्क्रैमजेट इस टाइप का होता है। तो ये हमारा क्या था, जो कि रामजेट और स्क्रैमजेट से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे कि जो इसके एडवांटेज हैं रामजेट के वो क्या हैं। तो सबसे पहला जो रामजेट का एडवांटेज है वो क्या है कि ये क्या होता है कि वेट में क्या होता है, लाइट वेट का होता है। मीन्स यानी कि इसका जो, अगर हम रॉकेट और जेट के कंपैरिजन करते हैं तो रॉकेट का जो वेट होता है वो हाई होता है रादर देन रामजेट, यानी कि रामजेट से जो वेट ज़्यादा होता है रॉकेट का। तो उसी को रिप्लेस करने के लिए हम किसको लेकर आ रहे हैं, जेट इंजन को, मीन्स रामजेट को, जो कि क्या होता है, वेट में लाइट होता है। एंड सेकेंड ये क्या करता है, जो कि एक तरह से क्या करता है, जो हमारा फ्यूल होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन लेता है वो कहाँ से लेता है, ये एनवायरनमेंट से लेता है, यानी कि एयर से लेता है। इसको अपने साथ फ्यूल कैरी करने की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन, सॉरी, फ्यूल तो कैरी करता है, साथ में उसको ऑक्सीजन कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। तब हमें देखते हैं कि इसको कहाँ पर हमने जो फ्यूल डक्टाइल रामजेट हमारा इंजन है इसको कहाँ पर हमने मिसाइल को कहाँ से हमने टेस्टेड किया है, वो है चांदीपुर, जो कि कहाँ पर है, ओडिशा कोस्ट में है।
तो इसको हमने कब कब इसको टेस्ट किया था, तो सबसे पहले हमने जो इसको टेस्ट किया था डीआरडीओ के द्वारा इसे टेस्ट किया गया था। कहाँ पर कब किया गया था, 2017 में, फिर तो 2018 में, एंड देन 2019 में इनको क्या किया गया था, टेस्ट किया गया था। अब 2026 में इसको क्या किया गया है, टेस्ट किया गया है। तो ये हमारे आर्टिकल था जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो छोटा सा और हम देखते हैं कि इसमें आ रहा है कि डीआरडीओ ने ऐसा डेवलप किया है एफडीआर को। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डीआरडीओ क्या होता है। तो डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसे 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद इसके अंदर जो हमारे हैं 3 ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर, डीआरडीओ के अंदर। फर्स्ट इज डीएसओ एंड सेकंड इज डीटीडीई एंड थर्ड इज डीटीपी यानी कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड इज डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, एंड थर्ड इज डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। तो इसकी 3 ऑर्गेनाइजेशन है किसकी, डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1958 में। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आया हुआ था। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के लिए। तो ऐसा बन सकता है क्वेश्चन की जो हमने अभी SFDR यानी कि जो हमारा क्या था, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट है, वो किस टाइप का है। तो इसमें आ सकता है क्वेश्चन, तो ये हमारा किस टाइप का है, एयर ब्रीथिंग इंजन है। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन बना हुआ है 2014 में जो कि अग्नि 4 मिसाइल से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि कुछ स्टेटमेंट दे दी है नीचे, तो उनमें से बताना है कि कौन सी करेक्ट है अग्नि 4 मिसाइल से रिलेटेड। तो जो हमारा एक तरह से ये 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो अग्नि 4 मिसाइल है वो क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एंड सेकंड जो स्टेटमेंट दी है वो कि इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली यानी कि इसके अंदर सिर्फ लिक्विड फ्यूल होता है, एंड थर्ड इज कि इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 705 किलोमीटर 7500 किलोमीटर। तो इसमें बोला गया है कि जो ये चल सकता है वो कितना 7500 तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, हमारा फर्स्ट ओनली, यानी कि इसका जो ये हमारा अग्नि 4 है वो एक तरह से क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो ये इस टाइप के हमारा क्वेश्चन बन सकते हैं, ये जो हमारा 2014 में पूछा गया है अग्नि 4 से रिलेटेड। तो हम अब अगला नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, जो आर्टिकल है वो क्या है कि रसिया साउंड अलार्म्स एज न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज सेट टू एक्सपायर, यानी कि क्या है, एक ट्रीटी है जिसका नाम क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो ये किस किस के बीच की है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये है हमारी रसिया और यूएसए के बीच की, जो कि आज यानी कि 4 फरवरी को क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो ये एक तरह की ट्रीटी है, ये क्या है, न्यूक्लियर ट्रीटी है, जो कि वाशिंगटन एंड मॉस्को के बीच में यानी कि यूएसए और रसिया के बीच में है। तो इसमें क्या हुआ कि जो क्रेमलिन है उन्होंने क्या किया था, कल एक तरह से यूएसए से बातचीत की है कि वो क्या करे, जो यूएसए है इस जो ट्रीटी है जो कि आज क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी 4 फरवरी को। तो इन्होंने बोला है रसिया ने कि वो क्या करे, एक्सपेंड कर दे इस ट्रीटी को, यानी कि 1 ईयर के लिए इसको क्या करे, एक्सपेंड करे, इसका एक्सटेंशन करे, यूएसए को बोला है। लेकिन यूएसए ने जो इन्होंने रसिया ने बोला है उस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है कि वो इसको क्या करे, एक्सटेंड कर पाएगी या नहीं। यानी कि एक तरह से ये जो ट्रीटी है आज 4 फरवरी को समाप्त हो जाएगी अगर जो यूएसए ने इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो यूएसए ने जब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है तो इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, आज इसको समाप्त कर लिया जाएगा। तो हम इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उसका क्या मीनिंग है। तो इसका इसका एक तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जो हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, इसका पूरा नाम है क्या है, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो इसे कब एक तरह से किस किस के बीच की है, तो ये रसिया और यूएसए के बीच की है, जो कि कब 2021 को क्या होनी थी, इसको एक्सपायर होना था। लेकिन दोनों ने बातचीत करके, यूएसए और अमेरिका ने बातचीत करके इसको क्या कर दिया था, 4 फरवरी 2026 तक इसको बढ़ा दिया था। मीन्स आज तक इसकी जो डेट थी वो थी, लेकिन वो कल बातचीत कर रहे थे यूएसए के साथ कि वो क्या करे, इसको 1 साल और तक बढ़ा दे। लेकिन वो बिल्कुल भी क्या कर दिया, उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कि वो इसे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। तो हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम क्यों न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको जो कोल्ड वार में यूज़ किया गया था उनकी लिमिट को क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। यानी कि जो एक तरह से परमाणु बम है
जो कि हम दूसरों पर गिराकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हम दूसरे देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को परमाणु बम से ख़त्म करेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसी को कम करने के लिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लेकर आया गया था, जो कि रसिया और यूएसए के बीच की एक तरह से ट्रीटी थी। तो जो ये ट्रीटी थी इसको कब स्टार्ट किया गया था, इसे स्टार्ट किया गया था February 5, 2011 में। हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू ट्रीटी की। तो न्यू ट्रीटी को स्टार्ट किया गया था कब, 2011 में। तो पूरा डिस्कस करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और साथ में इसमें यही बताया गया था कि एक तरह से इसमें वेपन के लिए एक तरह से कंसर्न था कि जो हम वॉर में यूज़ कर रहे हैं वेपन को, उनकी लिमिट को क्या करना, हमें कम करना है। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो न्यू ट्रीटी मीन्स, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी की। किसकी बात कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट ट्रीटी की। तो जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ये कौन लेकर आए थे, तो ये बराक ओबामा और साथ में दमित्री महादेव, इन्होंने ट्रीटी को साइन किया था। कब स्टार्ट किया था, कब साइन किया था, 2010 में। पर ये जो एक तरह से काम, जो इसने एक तरह से ये काम करना शुरू किया था उसने कब, 2011 में। तो कब साइन हुआ था, इन पराग्वे में हुआ था 2010 में, साइन हुआ था 2010 में, लेकिन इसको जो एक तरह से काम में लेकर आए थे 2011 में। तो अब हम देखते हैं कि जो एक तरह से इसकी हिस्ट्री क्या है। अभी तो इसका नाम क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अभी इसका नाम क्या है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। लेकिन इसका जो सबसे पहले नाम था वो क्या था, इसका नाम कि न्यू स्टार्ट रिप्लेस्ड 1991 स्टार्ट वन, यानी कि पहले इसका नाम क्या था, स्टार्ट वन था। कब, 1991 में, यानी कि 1991 में इसका नाम स्टार्ट वन था, जो कि एक्सपायर हो गई थी कब, 2009 में। तो फिर ये यूएसए और किसके बीच की थी, यानी कि पहले ये यूएसए और यूएसएसआर की थी, क्योंकि 1991 में कौन था, यूएसएसआर था। तो स्टार्ट वन जो ट्रीटी थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच की थी, फिर ये एक्सपायर हो गई थी 2009 में। तो आगे साइन करना था, तो फिर इसका नाम चेंज किया गया स्टार्ट वन का, वो क्या था, SORT मीन्स स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, जिसे साइन कब किया गया था, 2002 में। फिर ये समाप्त हुई थी कब, 2009 में। फिर इसको क्या किया गया था, इसे एक तरह से समाप्त किया गया था। फिर ये स्टार्ट की गई थी हमारी न्यू स्टार्ट वन ट्रीटी कब स्टार्ट की गई थी, 2010 में। इसको हमने फिर क्या किया था, स्टार्ट किया था, जो कि 2021 थी। लेकिन फिर हमने 2021 में इसको क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, जो कि कब कितनी हो गई थी, 2026, यानी कि 4 फरवरी 2026 तक इसकी टाइम लिमिट हो गई थी। लेकिन अभी भी क्या बोल रहे थे कि यूएसए के साथ बातचीत करके हम क्या कर लें, इसको 1 साल और एक्सटेंड कर ले, रसिया ने बोला है। लेकिन यूएसए ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के लिए। तो ये हमारा क्या था, इसके अंदर के थे। तो हम इसका थोड़ा सा पीछे की भी हिस्ट्री देखते हैं कि 1970 में क्या हुआ था कि एक ABM ट्रीटी थी, यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी थी, जो कि साइन कब की गई थी, 1972 में, और टर्मिनेट कर दी थी 2002 में। उसके बाद फिर अगेन एक ट्रीटी लेकर आए हम, INF ट्रीटी, जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जो कि कब इसको लेकर आए थे हम, इसको साइन किया था 1987 में, और जो टर्मिनेट कर दी कब, अगस्त 2019 में। फिर उसके बाद हम ट्रीटी लेकर आए हैं स्टार्ट वन, जो कि साइन की थी जुलाई 1991 में, और इसको एंड एक्सपायर कब किया गया, 2009 में। फिर सेकंड जो हम ट्रीटी लेकर आए SORT, जो कि साइन कब की थी, 2002 में, और एक्सपायर हुई थी, सॉरी मैंने ऊपर गलत बोल दिया, 2009, बट वो एक्सपायर हुई थी कब, 2011 में। एंड जो अभी हाल फिलहाल चल रही थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि साइन कब हुई थी, 2010 में, यूएसए और साथ में किसके बीच में, एक तरह से हमारे जो यूएसए और रसिया के बीच में। तो इसका फ्यूचर अब क्या हो गया, इसमें यहाँ पर अननोन लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम नहीं पता था कि वो एक्सपेंड होगी या नहीं। लेकिन अभी क्या कर दिया, इसको एक्सपायर कर दिया है, मीन्स ये अब टर्मिनेट हो गई है। तो इस ट्रीटी की जो टर्मिनेशन डेट है वो क्या है, 4 फरवरी 2026 तक, क्योंकि ये बढ़ सकती थी आगे, लेकिन यूएसए ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से ये नहीं बढ़ पाई है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है, क्या उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है या नहीं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, क्योंकि उस टाइम पे ये क्या हुई थी, हमारी एक तरह से इस ट्रीटी को साइन किया गया था 2011 में, तो इसलिए वो चर्चा में था। तो अभी क्वेश्चन बन सकता है हमारा जो 24 में को एग्जाम है यूपीएससी का, कि जो ट्रीटी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, वो टर्मिनेट कब हुई थी, ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। बट यूपीएससी इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जो हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, जो कि न्यूज़ में थी, तो ये ट्रीटी किससे रिलेटेड थी, तो फर्स्ट है, इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन, यानी कि ये ट्रीटी यूएसए और रशियन के बीच में थी, जो कि एक तरह से क्या कर रही थी, जो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको रिड्यूस करना। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है ये। एंड सेकंड है कि ये जो हमारी ट्रीटी है मल्टी लेटरल एनर्जी सिक्योरिटी कोऑपरेशन ट्रीटी है अमंग द मेंबर ऑफ द ईस्ट एशिया समिट।
तो ऐसा हमने बिल्कुल भी कहीं नहीं पढ़ा। एंड थर्ड इज कि ये ट्रीटी है जो कि रशियन फेडरेशन और यूरोपियन यूनियन है। अभी देखा हमने कि ये किस किस के बीच की ट्रीटी है, रशिया और यूएसए के बीच की। एंड डी हमारा क्या है, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ट्रीटी अमंग ब्रिक्स कंट्रीज, नहीं ये ब्रिक्स कंट्रीज के बीच की भी ट्रीटी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, जो कि हमारी क्या है, बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है, किस किस के बीच की, यूएसए और हमारी रशियन फेडरेशन के बीच की। तो ये हमारे यूपीएससी का 2011 का क्वेश्चन है, तब हमारी न्यू स्टार्ट ट्रीटी को साइन किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बना था। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो थैंक यू।